ओके, सो लास्ट क्लास तक किरचॉफ लॉ हमने कर लिया था। न्यूमेरिकल्स कराए थे आपको कि किरचॉफ लॉ यूज कर कर करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आएगा दो रैंडम पॉइंट्स के बीच में। एक न्यूमेरिकल और करिए किरचॉफ लॉ पर, बाद कुछ एप्लीकेशंस और देखेंगे। बस एक न्यूमेरिकल और है किरचॉफ लॉ। नहीं जैद, दो लूप में अगर आप दो अलग अलग डायरेक्शंस भी ले रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं। तो ये एक आपको सर्किट दिया है, 1 ओम का रेजिस्टर यहाँ लगा है, 1 ओम का रेजिस्टर ये है, 4 ओम का ये रेजिस्टर है, दिस इज रेजिस्टेंस आर, दो सेल्स कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है 9 वोल्ट का, एक सेल और कनेक्टेड है, 3 वोल्ट का ये सेल है, एक ये कनेक्टेड है, ये 6 वोल्ट का सेल। दिस इज एफ, दिस इज ई, दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज कैलकुलेट वैल्यू। इसे आप खुद ट्राई करोगे, पहले सिखा चुका हूं मैं आपको किरचॉफ लॉ। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर so that no current flows through flows through 4 ohm resistance. No current flows through 4 ohm resistance. Also calculate potential difference between A and D. चलिए सॉल्व कीजिए। किरचॉफ लॉ मैंने सिखा दिया था, ट्राई कीजिए जरा इसको।
चलो अगर किसी से बिल्कुल नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ मैं सॉल्व करूँ। किसी एक सेल से देखो कंडीशन क्या दी मैंने, आर की वैल्यू चाहिए और 4 ओम से कोई करंट पास नहीं होगा, ये उसने दिया हुआ है कि वैल्यू चाहिए आर की और इस 4 ओम के रेजिस्टर से कोई करंट पास नहीं होगा। तो यहां से कुछ करंट आई बाहर गया, यहां तक करंट आया, ये करंट आया। अब यहां जाकर यूजुअली करंट डिवाइड होता है, लेकिन वो कह रहा है 4 ओम रेजिस्टर से कोई करंट नहीं जा रहा। ठीक है नीतीश, अभी देखते हैं, यहाँ कोई करंट नहीं जा रहा तो सारा का सारा करंट ये जाएगा, ये आया, ये आया। नीतीश आर की वैल्यू भी बता दो, और ये सेम करंट यहाँ चला गया। इस 4 ओम के रेजिस्टर में कोई भी करंट नहीं गया क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है 4 ओम में कोई रेजिस्टेंस करंट नहीं जाएगा। यहाँ तक बताइए मुझे, क्लियर है सबका? ठीक है नीतीश, दोनों आंसर्स ठीक है। निशान, जैद, सारा, समीम, समीम आप दो नाम से हो? समीम, एक नाम से दो लोग हैं, एक बताओ मुझे, वरना मुझे मजबूरन एक को निकालना पड़ेगा। सोल्यूशन, तो आपको आर की वैल्यू चाहिए ताकि कोई भी करंट 4 ओम रजिस्टर से ना जाए। अब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो, ए एफ ई एफ, ए एफ ई बी ए। इस ए एफ ई बी ए में आप किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दो। तो जब आप इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो देखिए 1 ओम का रजिस्टर है, इसमें कुछ करंट आया जा रहा है, तो इट्स -1 इंटू आई। 4 ओम वाले से कोई करंट नहीं जा रहा, दैट इज 0। हायर से लोअर, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, फॉल होगा, इट्स -6। बी से ए आ जाओ, लोअर से हायर राइज है, राइज इज पॉजिटिव, +9। 1 ओम का रेजिस्टर है, करंट आई जा रहा है, तो -1 इंटू आई इज इक्वल, सो ये आ गया -+3 -i इज इक्वल टू 3। तो ये 2i इज इक्वल टू 3 आ गया, यहाँ से i आ गया 3/2। इस स्टेप तक बताओ मुझे। प्रांजल तो अभी आई है। रेशम, हाँ प्रांजल बस इतना ही हुआ है। हबीब, जितिन, यहाँ तक क्लियर है, 3/2 एम्पियर तक? अच्छा, इसके बाद आपको ये रेजिस्टेंस आर चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस लूप में घूम जाते हैं। अब एक लूप ये ले लेते हैं, ई डी सी बी ई, ये लूप ले लिया, ई डी सी बी ई। जब आप इस लूप में घूमोगे तो ई से डी तक कोई वोल्टेज नहीं है, डी से सी तक देखो रेजिस्टेंस आर है, करंट आया जा रहा है, सो इट्स माइनस ऑफ आई आर। सी से बी तक हायर से लोअर जा रहे हैं, तो फॉल विच इज -3। बी से ई तक लोअर से हायर जा रहे हैं, विच इज राइज। 4 ओम वाले से कोई करंट नहीं जाता, तो और कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, इट्स। तो यहाँ आई आर आ गया 3, -3 + 6 3 हो जाएगा, सो आर आ गया 3/r। आई की वैल्यू रख दो 3/2, तो आर आ जाएगा 3/2, कैंसिल हो गया, आर आ गया 2। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2। अब अगर आर आ गया तो आप और क्या कैलकुलेट कर सकते हो, ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये ए है और ये डी।
ये कल भी सिखाया था मैंने, ए से लेकर डी तक आप किसी भी पाथ से चले जाओ, आपको चाहिए ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी के लिए ए से डी तक आप किसी भी पाथ से चले जाइए। मैं ये पाथ ले लेता हूँ ए एफ ई डी, किसी भी पाथ से चले जाओ। ए से स्टार्ट किया तो ए का पोटेंशियल वी ए, ये रजिस्टर आया, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव होता है, -1 इंटू आर। एफ से ई जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, -1 इंटू आर। ई से डी तक कुछ भी नहीं, डी का पोटेंशियल माइनस वी डी इज इक्वल टू, सो वी ए माइनस वी डी आ गया 2r। देखिए माइनस आए और माइनस आए, -2i हो जाएगा, राइट में ले गए तो 2r। सो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट डी इज 2 इंटू आर, i is 3/2। ए और डी में पोटेंशियल डिफरेंस इज 3 volt। So this is the potential difference between A and D। भाई ये बोर्ड्स में आया था 1-2 साल पहले का क्वेश्चन है, इसमें डाउट्स बताना शुरू करिए। डाउट्स बताइए अगर इसमें कोई डाउट है। हाँ आमना 24 घंटे में तो लेक्चर अपलोड हो ही जाता है, उसकी एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए 24 घंटे से पहले नहीं होता, 24 घंटे में अपलोड हो जाता है। जिशान समझ में आया? तो देखिए ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, वो आपसे कह रहा है 4 ओम में करंट नहीं जा रहा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है इसमें भी। तो ये सेल है, इससे मैंने कुछ करंट आए ले लिया, एक बार और देख लो, इसको नहीं समझ में आया अभी भी। सेल से जो करंट बाहर जाएगा वही एंटर भी करना चाहिए। ये करंट आगे आया, ये भी आए है, ये भी आए है। निशान अभी देखता हूँ मैं। अब यहाँ जाकर करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, लेकिन वो आपसे साफ साफ कह रहा है कि 4 ओम में कोई करंट नहीं जाए। दैट मीन्स डिवीजन नहीं होगा, सारा करंट आगे चला गया, यहाँ कोई करंट नहीं गया। यहाँ आया, इस आर्म में कोई करंट नहीं जाना, सारा करंट आगे चला। अब आप लूप ले लो, जैसे आपने एक लूप ले लिया ए एफ ई बी ए, ये आपने लूप लिया, इस लूप की इक्वेशन लिख ली। सो जब आप ए से एफ जाओगे, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, इससे करंट आई पास होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा -1 इंटू आई। एफ से ई जाओ, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, करंट आए जा रहा है। तो मैंने यहां से शुरू किया था एफ इंटू ई से। देखो ये जो लूप है ये मैंने एफ से स्टार्ट करी थी, एफ से ई जाओगे, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, करंट इज आई, -1 इंटू आई। 4 ओम के रेजिस्टर से कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो वोल्टेज इज 0। सेल में हायर से लोअर आ रहे हो, हायर टू लोअर फॉल -6। फिर बी से ए जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, लोअर टू हायर राइज होगी +9। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट भी ऊपर जा रहा है, आप भी ऊपर जा रहे हो, तो -1 इंटू आई इज 0। सो -i +3 -i is 0, -i -2i हो जाएगा। निशान देखो -2i होगा, लेकिन उसको राइट में लेके जाएंगे ना, तो +2i हो जाएगा। ये था ना -2i +3 = 0, इसको राइट में ले जाओ तो +2i हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव। तो यहां से i मिल गया। अब एक बार अगर i आ गया तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लूप ले लेते हैं ई डी सी डी ई। जब आप ई से डी जा रहे हो, कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई वोल्टेज नहीं। हाँ जिशान अभी आता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस में भी। बी से सी जब जा रहे हो,
तो आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, जब आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो वोल्टेज ड्रॉप इज नेगेटिव। सी से बी जब आप जा रहे हैं तो हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, जब आप हायर से लोअर पोटेंशियल जाओगे वोल्टेज ड्रॉप इज नेगेटिव। बी से ई जब आप जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं, राइज हो रहा है, तो राइज इज पॉजिटिव +6 इक्वल टू 0। सो ये आई आर आ गया 3, आर आ गया 3/i, आई 3/2 था 2 ओम। हाँ, निशान यहाँ भी देखो, VA माइनस V2, बिल्कुल सही कह रहे हो, -i -2i हो जाएगा, लेकिन उसको राइट में लेके जाओगे, ये होगा ना VA -2i -VD is 0, इसको राइट में लेकर जा रहे हैं निशान, इसीलिए पॉजिटिव हो गया। अच्छा, अब और क्वेश्चन किसका है? 5, कैसे पता कौन सा लूप पहले लेना है? 5 का आप किसी भी लूप को ले लीजिए, जब आप सॉल्व करोगे, आपने ये लूप पहले लिया, इसमें एक वेरिएबल था, अगर आप इस लूप को लेते तो करंट भी अननोन, आर भी अननोन, दो अननोन है, तो आपको खुद दिखना शुरू हो जाएगा कि एक लूप लेने की जरूरत है, आपको खुद दिख जाएगा कि एक और लूप लेने की जरूरत है। ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए, अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये बैच बोर्ड्स के लिए, सो क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी और एसएल अरोड़ा बहुत 100% बोर्ड्स का पेपर इसी में से आता है, इसके बाहर नहीं जाता, अगर आप ये दो चीजें पूरी तरह से करते हो। हाँ जीशान, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैद ये बैच तो कंपटीशन के लिए है ही नहीं, अब कंपटीशन के लिए तो बैच ही अलग है, क्योंकि सिलेबस में भी थोड़ा बहुत फर्क है। कंपटीशन डिपेंड करता है आप किसके लिए कर रहे हो, ये तो बैच है ही नहीं, ये तो उसके लिए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे वाली बैच है कॉम्पिटिटिव। अगर आपको आना है तो पहले तो बैच चेंज कीजिए, फिर उसके बाद मैं बता पाऊंगा आपको बुक्स वगैरह क्या होगी। हाँ जैद, जीशान, जो पाथ चाहो आप ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्लॉकवाइज ले लो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ले लो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब अगर डाउट्स हो गए, इतना लिख लिया तो बताइए मुझे, इसे रब कर। एक होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को, एक न्यूमेरिकल दिया था मैंने आपको सॉल्व करने की, हुआ? एक न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था, हो गया सबसे, या मुझे क्लास में डिस्कस करना है? एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल था ना, सॉल्व एग्जाम्पल था एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल था। अच्छा, नहीं हो रहा सॉल्व? चलिए मैं उसको क्लास में ही ले लूंगा। एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल बोला था मैंने 3.7, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं क्लास में ही ले लूंगा। तो अभी तक आपने किरचॉफ लॉ में देखो क्या क्या सीखा है, आपने किरचॉफ लॉ से सीखा करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने किरचॉफ लॉ में सीखा वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपने किरचॉफ लॉ में सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट
एक और एप्लीकेशन है किरचॉफ लॉ की, कि किरचॉफ लॉ यूज कर कर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ से करंट भी आ जाएगा, किरचॉफ लॉ से वोल्टेज भी आ जाएगा। किरचॉफ लॉ यूज कर कर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ यूज कर कर आपको सीखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना। सो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स ईएमएफ डिवाइडेड बाय करंट। ये जो करंट होगा दैट इज टोटल करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट से जो भी टोटल करंट पास हो रहा है वो टोटल करंट लो, उसे ईएमएफ से डिवाइड कर दो, वो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा। तो यहाँ किरचॉफ लॉ में सीरीज एंड पैरेलल नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप सीरीज एंड पैरेलल के थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें। आपको अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो आप टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल करंट का रेशियो लोगे, तभी आपके पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इतना लिख डालिए, फिर इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। नीतीश, संडे क्लास हुई थी? क्लास हुई थी संडे? नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दे रहा हूँ। ये जो सर्किट मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें खासियत ये है कि न कोई रजिस्टर सीरीज में, न कोई रजिस्टर पैरेलल में होगा। This is an unbalanced Wheatstone bridge. This is an unbalanced Wheatstone bridge. ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 1 ओम, इसे 10 ओम कह दिया। ये सर्किट दिया और इस सर्किट को एक सेल से कनेक्ट किया हुआ है, सेल ऑफ 10। तो आपसे कहता है कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। सो देखिए इस सिस्टम में दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो इस सिस्टम के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो यहाँ पर सीरीज एंड पैरेलल नहीं है। लाइक ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने यूजुअल जो सीरीज और पैरेलल के मेथड सीखे थे, उन सीरीज और पैरेलल के मेथड्स को यूज कर कर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए किरचॉफ लॉ यूज करेंगे। ये सेल है, इस सेल से कुछ करंट बाहर जाएगा, आई करंट, वही करंट एंटर भी करेगा। आप किसी तरह से इस करंट आई की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये टोटल ईएमएफ सेल का और ये करंट, ईएमएफ और करंट का जो भी रेशियो होगा, वो रेशियो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देगा।
10 वोल्ट का सेल है, आई करंट है, टोटल करंट। ईएमएफ और करंट का रेशियो ले लो, ये रेशियो आपको आर इक्विवेलेंट दे देगा। सो यहां तक कुछ करंट आया, करंट आया। इस पॉइंट पर जाने के बाद करंट के पास दो पाथ है। या देखिएगा यहाँ सीरीज एंड पैरेलल नहीं है, कोई रजिस्टर सीरीज में नहीं है, कोई रजिस्टर पैरेलल में नहीं है। तो सीरीज एंड पैरेलल के मेथड से आर इक्विवेलेंट नहीं आएगा। आर इक्विवेलेंट के लिए किरचॉफ लॉ यूज करना होगा, टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट के लिए करंट का डिवीजन लेना होगा। देखो यहाँ तक करंट आया, करंट के पास दो पाथ है, करंट को आप डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ करंट I1 गया, यहाँ जो बचेगा दैट इज I माइनस आई। शायद व्हीटस्टोन ब्रिज में अभी डिस्कस करूंगा। व्हीटस्टोन इसी 5 रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं, अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। 5 रेजिस्टर्स के इस कॉम्बिनेशन का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज है। अनबैलेंस का क्या मतलब है ये डिस्कस करेंगे, बस लिख कर रख लो, काम आएगा। तो यहाँ तक करंट आया, करंट आया दो पार्ट्स में चला गया, ऊपर गया I1, नीचे गया I माइनस आई। यहाँ तक जो I1 आया, ये I1 फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, दिख रहा है यहाँ जाकर। यहाँ मान लो I2 चला गया, यहाँ मान लीजिए I1 माइनस I2 गया। ऊपर से देखो I2 करंट आ रहा है, ए से देखो I माइनस I1 आ रहा है, तो कंबाइन कर कर I माइनस I1 प्लस I2 हो जाए, I माइनस I1 प्लस I2। ये कंबाइन कर कर कंबाइन होने के बाद ये फिर से आई करंट बना देगा, और वो आई करंट दोबारा सेल में चला। तो ये डिवीजन है करंट का इस सर्किट के अंदर। दिस इज डिवीजन ऑफ करंट इन दिस। अब आपको सॉल्व करना है। सो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखो, एक आई वेरिएबल है, एक I1 वेरिएबल है, एक I2 वेरिएबल। तो आपके पास तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। पहले इतना करंट का डिवीजन ले लो, इतना करंट का डिवीजन ले लो, फिर आगे बढ़े। भाई आज कोई ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास है? कोई ऐसा है आज जिसकी फर्स्ट क्लास हो? तो जब ये करंट का डिवीजन हो जाए मुझे बताओ, इस डिवीजन में कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लो। निशान, खुर्रम, खुशी, जैद, नीतीश, रेशम, कांजल, सारा, ये सबका क्लियर है ना? अच्छा, अब मुझे बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट आपको आर इक्विवेलेंट के लिए क्या कैलकुलेट करना है, और आंसर सब दिया करो। आर इक्विवेलेंट के लिए अब कैलकुलेट क्या करना है? हाँ, प्रांजल सही कह रही है, और ठीक है नवेद, आयशा का भी ठीक है, हबीब भी सही कह रहा है। नहीं खुर्रम, ई तो गिवन है, खुर्रम ई गिवन है, ई नहीं। हाँ, नायला का सही है। ई नहीं, ई नहीं, आई, टोटल करंट आई चाहिए। ई तो दिया हुआ है, टोटल करंट आई चाहिए। किसी तरह से टोटल करंट आई कैलकुलेट करना।
टोटल करंट आई के लिए 3 वेरिएबल से 3 इक्वेशंस चाहिए। एक इस लूप से बना लेते हैं, एक यहाँ बना लेते हैं, एक नीचे वाला लूप ले लेते हैं। तो मैं एक लूप कंसिडर कर रहा हूँ ABDA। और मेरे साथ साथ लिखना इक्वेशन ABDA। ए से बी जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, सो -1 इंटू I1। बी से सी जा रहे हैं, बी से डी जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, -10 इंटू I2। डी से ए जा रहे हैं करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, +2I minus I1 is equal to 0. That's first equation. This is first equation. उसके बाद BCDB जब आप करोगे, जब आप ऐसे घूमोगे BCDB, तो आप B से C जा रहे हैं। जब आप B से C जाएंगे तो इट्स -2 I1 minus I2। C से D जब आप जा रहे हैं तो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, +1 इंटू I minus I1 plus I2। फिर जब आप D से B जा रहे हो तो फिर आप करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, +10I2 is equal to 0। A to B -1 into I1 -10 into I2 और +2 I1 minus I2। I so आया -I1 -10I2 +2I -2I1 is 0। वैल्यू रख दीजिए, -I1 -2I1 -3I1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2I -3I1 -10I2 is 0। That is first equation। ऐसे ही आपने BCDB लूप के लिए लिख लिया। B से C जा रहे हैं तो -2I1 -I2। C से D जा रहे हैं तो +1I -I1 + I2 करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। D से B जा रहे हो तो फिर करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में 10I2। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2I1 +2I2 +I -I1 +I2 +10I2 is 0। So -2I1 और -I1 -3I +2I2 I2 और 10I2 2 3 और 39 +I is equal to 0। इसको लिख देते हैं I -3I1 +13I2 is 0। तीसरी इक्वेशन के लिए देखो, इस पॉइंट को मैं P कह देता हूँ, इस पॉइंट को Q कह देता हूँ। मैं नीचे वाला लूप ले रहा हूँ, A से D, D से C, C से B और P से Q। मैं लूप कंसिडर कर रहा हूँ ADCPQ। ADCPQ मैं नीचे वाले लूप में लूँ। जब A से C जाएंगे, D जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, -2I -I। B से C जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, -1 I -I1 +I2। P से Q जाओगे तो लोअर टू हाई राइज +10 is। मैं ये सब NCERT में क्वेश्चंस दिए हुए, मैंने जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करी। तो -I +I1 -I2 +10 equal to 0। सो -2I और -I -3I आ गया, +2I1 और +I1 +3I1 -I2, 10 को राइट में ले जाइए -10। दैट्स इक्वेशन नंबर। सो 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं। यहाँ से आप I1 I2 और I कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना लिखिए, मैं इक्वेशन सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देता हूँ आंसर्स, और इसमें अगर कहीं कोई डाउट है तो बताइए। ये NCERT में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दूँ।
सॉल्व कीजिए, बताइए मुझे कितना आ रहा है। क्लास 10th में सीखा होगा 3 इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन से कर लो, किसी एक से वैल्यू उठाओ, बाकी में सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं इतना लिखिए और इक्वेशन सॉल्व करके बताइए मुझे क्या आ रहा है। भाई मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ इसके, जब आप सॉल्व करोगे आई आएगा 6.76, I1 होगा 3.529 एम्पीयर, I2 आएगा 0.29। भाई क्लियर है ना? अरे तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? इतना हुआ? अब मुझे बताओ आर इक्विवेलेंट कितना है। अगर इतना कर लिया तो आर इक्विवेलेंट का आंसर बताओ मुझे। चलो शुरू हो। सब कुछ तो मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत छोटा सा काम रह गया तुम्हारे लिए। आर इक्विवेलेंट निकालो और मुझे बताओ क्या आंसर है। नवेद, शिबा, फायका, नायला, आंसर्स बताओ मुझे। आर इक्विवेलेंट कितना है? अरमान, अयान। आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिए। इतना तो सब कर दिया मैंने, छोटा सा ही काम रह गया आपके लिए। जैद का आया कुछ, नवेद का भी आ रहा है। हम्म, भाई आर इक्विवेलेंट क्या होता है? आर इक्व ये तो रहा 10 वोल्ट। ईएमएफ दिया तो है सेल का 10 वोल्ट। R equivalent is EMF of cell divided by total current. EMF of the cell is 10 volt. Total current is 6.76 ampere. तो R equivalent आ गया 10/6.76 volt. तो ये 1 से तो बड़ा ही आएगा। सो अगर आपको कोई ऐसा सर्किट दे दे जहां ना कुछ सीरीज दिख रहा है ना पैरेलल दिख रहा है,
वहां आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करते हैं। 10/6.76। इतना हो गया, बताओ मुझे, रब करते हैं इसको। हाँ रेशम, नो नीड टू फाइंड I1 एंड I2, ये तो बस मैंने कैलकुलेट कर दिया सब, आपको सिर्फ आई चाहिए, आर इक्विवेलेंट के लिए सिर्फ आई चाहिए। इसको मैं रब कर रहा हूँ फिर। जिशान लिख लिया, खुरम। अच्छा अब समझो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज 5 रेजिस्टर्स के इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को कहते हैं R1, R2, शिवा भी देखते हैं। जो मैंने लास्ट कराया है उसमें कुछ नहीं है, कोई रेशियो इक्वल नहीं है, वो अनबैलेंस्ड है। रेशियो का क्या मतलब है वो अभी सिखा रहा हूँ मैं। R3, R4, और यहां पर आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर है। इस कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि इस कॉम्बिनेशन में न कोई रजिस्टर सीरीज में है, न कोई रजिस्टर पैरेलल में। गिल्वेनोमीटर को भी आप एक रेजिस्टेंस समझा करो। गिल्वेनोमीटर को यूज करते हैं करंट डिटेक्ट करने की। तो खासियत यही है, ना कोई सीरीज ना कोई पैरेलल। सो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, ABCDA। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन डिराइव करनी होती है, जिस कंडीशन को कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। यहाँ एक कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं दिस इज बैलेंसिंग कंडीशन। समझो जरा ढंग से, बैलेंसिंग कंडीशन का क्या मतलब है। बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब होता है VB इज इक्वल टू VD, मीन्स B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो क्या लगता है तुम लोगों को, अगर B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया तो गैल्वेनोमीटर से करंट कितना पास होगा, जल्दी बताओ। अगर पोटेंशियल सेम हो गया, आंसर्स दिखे सबके मुझ को, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा। प्रांजल का आंसर सही है, और कोई है? आयशा का भी ठीक है, नायला का भी ठीक है, और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होना चाहिए, बस 3 लोगों को पता है। शिवा करंट करंट करंट, गलत कर रही हो। जैद का सही है आंसर, और नवेद सही कह रहा है। किसके इक्वल खुशी ना, सेम किसके सेम, पोटेंशियल सेम है जिशान। बी और डी का पोटेंशियल सेम है। तो जब पोटेंशियल सेम होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं करता। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VD होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो करंट नहीं फ्लो करेगा। तो बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब है बी और डी का पोटेंशियल सेम, याद रखना ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है।
पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई करंट पास नहीं हो रहा, करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं था। अब इसी चीज को तो देखो, जो पोटेंशियल की टर्म्स में था उसे जब करंट की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जा। उसी को जब रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखते हैं तो बैलेंसिंग कंडीशन ये आ जाती है, R1/R2 इज R3/R4। तो कुछ ऑथर्स सिर्फ इसी को कहते हैं कि ये बैलेंसिंग कंडीशन, बट ये कंडीशन डिराइव होकर कहाँ से आती है, यहाँ से आती है कि पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम होने का क्या मतलब है, करंट जीरो होगा, करंट जीरो है तो आप रेजिस्टेंस को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको इसे प्रूफ करना है कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, IG जीरो है, दैट मीन्स R1/R2 R3/R4 के इक्वल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया। इस पर्टिकुलर 5 रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है इस गैल्वेनोमीटर से, और ये बैलेंसिंग कंडीशन। यहां तक आया समझ में सबको? डाउट्स बताओ। हुमा, अरमान, अयान, भाई जब क्लास में आओ तो सीखने के लिए आओ। अमार, समीन, हाँ देखो अरमान, ये जो कॉम्बिनेशन है ना 5 रेजिस्टर्स का, इस 5 रेजिस्टर्स के, ठीक है एक एक करके डाउट्स पे आता हूँ। अरमान देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब है 5 रेजिस्टर्स का आप एक कॉम्बिनेशन ले लो, R1, R2, R3, R4, और ये 5th रेजिस्टर है। आप रेजिस्टर भी लगा सकते थे, और रेजिस्टर की जगह आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, ये G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर लगाने से फायदा ये होता है आप करंट भी मेजर कर लोगे, रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है और करंट भी मेजर कर लेगा। प्रांजल, क्लियर हुआ तुम्हारा भी डाउट? इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। खासियत क्या है इस कॉम्बिनेशन में, ना कोई रजिस्टर सीरीज में है ना कोई रजिस्टर पैरेलल में। ये इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, ना रजिस्टर सीरीज में मिलेगा ना रजिस्टर पैरेलल में मिलेगा। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन क्या हो। व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड होने का मतलब है कि B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है दैट मीन्स B और D पॉइंट का पोटेंशियल सेम आएगा। पोटेंशियल सेम है दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। हाँ तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर गैल्वेनोमीटर की जगह रेजिस्टर लगा दूं तब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये अरमान व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया। 5 रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, कोई रेजिस्टर सीरीज नहीं कोई पैरेलल। अरमान क्लियर हुआ था? अब देखिए, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन चाहिए कि ब्रिज बैलेंस्ड कब हो। तो बैलेंस्ड होने का मतलब है बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो। अगर बी और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो ब्रिज बैलेंस। पोटेंशियल सेम होने का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वीबी माइनस वी। पोटेंशियल डिफरेंस होगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट बी। तो दोनों अगर जीरो इक्वल है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आता है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं। गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो आप रेजिस्टर्स ऐसे लिख सकते हैं, R1 और R2 का रेशियो R3 और R4 के रेशियो के इक्वल है। R1/R2 इज R3/R4। इसे कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। अब आपको ये प्रूफ करना है कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, हाँ, फायदा नहीं, 5 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आप कोई भी एक्स्ट्रा लगाओगे ना तो वहां कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पर एक 6 लगा दिया, 4 और 6 सीरीज में कंबाइन कर एक सिंगल बना सकते हो। आखिरी वो सिस्टम जहां कोई सीरीज और पैरेलल नहीं मिलेगा वो 5 है। आप चाहो तो 10 लगा दो इसमें, लेकिन सीरीज एंड पैरेलल मिलते चले जाएंगे। सॉल्व करते करते जहां जाकर आप रुकोगे, जहां कोई सीरीज और पैरेलल नहीं मिलेगा वो 5 होंगे, 5।
अब आपको प्रूफ करनी है चीज, प्रूफ करने के लिए वही करंट का डिवीजन लेना हो। नहीं, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो प्रांजल, वैल्यूज अलग भी हो सकती हैं। इक्वल नहीं है, अलग अलग रजिस्टर्स है भाई। ये R1 R2 R3 R4 इक्वल नहीं होंगे। हो सकता है इक्वल हो जाए, बट इन जनरल कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी। तो यहाँ तक करंट आया आया, करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ I1 चला गया, यहाँ कुछ करंट आ गया विच इज I माइनस आई। यहाँ तक I1 आया। I1 को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ कुछ करंट जाएगा विच इज IG, और यहाँ जाएगा I1 माइनस आई। ऊपर से I माइनस I1, यहाँ से IG आया, कंबाइन होकर आ गया I माइनस I1 प्लस IG। अब ऊपर वाला करंट और नीचे वाला करंट कंबाइन कर कर I बना। तो आपको प्रूफ ये करना है R1 बाय R2 इज R3 बाय R4। तो देखो एक लूप ले लेते हैं, A B D। चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक लिखो, मैं लूप बताऊंगा, इक्वेशन आप खुद लिखोगे। करो करो करो, इतना लिखो और मुझे बताओ जब जब इतना लिख लें आप लोग। इसके आगे मैं लूप का नाम बताऊंगा, इक्वेशन आप खुद लिखेंगे। इतना लिख लो तो मुझे बताओ प्लीज जल्दी। अरे सब जवाब दिया करो भाई। अरमान, अयान, खुर्रम, निशान। सो ए से बी से डी और डी से ए, ये डायरेक्शन है। ए बी डी ए लिखो, इक्वेशन लिखी सबने लूप की? जल्दी जल्दी लिखो ए बी डी ए, और बताओ मुझे जब हो जाए तो फिर मैं लिखूंगा, चेक करना। ए से शुरू करो और ए तक आ जाओ। जल्दी जल्दी इक्वेशन लिखो और फिर चेक करना। आमिर, हबीब, हुमा, जितिन, अमार, माज। तो जब आप ए बी डी ए जाओगे ना, ए से बी जा रहे हो, रेजिस्टेंस इज R1, करंट इज I1। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ I1 R1। बी से डी जा रहे हो करंट की डायरेक्शन में, माइनस IG, गिल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जीरो। डी से ए जा रहे हो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन, प्लस I माइनस I1 इंटू R3 जीरो। भाई सबका मैच कर रहा था। आयशा तुमने जी मिस कर दिया था। अच्छा हाँ, जी लिखा है तुमने, ठीक है। भाई सबका मैच कर रहा है। अच्छा, अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, अब तुम में से जो कोशिश नहीं कर रहा ना वो बैठा रह जाएगा, अभी भी बैठा रह जाएगा, एग्जाम में भी बैठा रह जाएगा। भाई कल बोर्ड्स का रिजल्ट आया, 12th बोर्ड्स का। तो जो हमारी एक बैच हुआ करती थी लास्ट ईयर, जो हमारी बैच थी एडवांस की, उसमें कई बच्चे हैं, 8 का तो मेरे पास रिजल्ट है जिनके 95 और 97 है लाइन से। जितना करा रहा हूँ इसके बाहर से कुछ नहीं जाएगा बोर्ड्स के अंदर, इतना कर जाओ। लास्ट मोमेंट पर आप फिजिक्स नहीं कर, और जितने भी थे ना क्रैश कोर्स वाले जो लास्ट मोमेंट पर आए थे, नवंबर में भी एक बैच शुरू होती है, अक्टूबर में भी शुरू होती है, उनका कोई खास रिजल्ट नहीं है। ये लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकता, ये पूरे साल की कहानी है। अगर आपने अभी नहीं सीखा तो आप आगे जाकर स्कोर नहीं कर पाओगे, और होगा तभी जब आप खुद ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं करोगे तो ना मैं सिखा सकता हूँ ना आप सीख पाएंगे। ब्रिज बैलेंस है, क्या मतलब है ब्रिज बैलेंस है?
ट्रांजिट डिफिकल्ट उसके लिए होता है जो लिमिटेड पढ़ के जाता है। भाई जितना सिलेबस है सिलेबस के बाहर से थोड़ी ना आता है। डिफिकल्ट तो उसका होता है जो कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर जाता है, एक्सपेक्ट करता है कि वहीं से आ रहा हो, सिलेबस के बाहर से नहीं था। एनसीईआरटी और 12th के लिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ एसएल, उसके बाहर से कुछ नहीं दिया था। हाँ, वीबी इक्वल टू वीडी, आईजी इज जीरो, तो आईजी इक्वल टू जीरो उसमें रख लेते हैं, माइनस I1 R1 I minus I1 into R3 is 0. I minus I1 multiplied by R3 is I1 R1. That's first equation. ABDA के बाद नेक्स्ट देखो BCDB, लिखो इस लूप की इक्वेशन। सेम काम करो, सब करो और मुझे बताओ जब लिख लो इक्वेशन को, सब करो इतना माज। अगर तुम खाली बैठे हो ना, नहीं कर रहे हो, तो देखना इस चीज को तुम एग्जाम में पे करोगे। भाई लिखिए इक्वेशन BCDB। जब आप B से D जाओगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इट्स माइनस ऑफ I1 माइनस IG इंटू R2। फिर जब आप C से D जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन, इट्स प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू R4। जब आप D से B जा रहे हो, करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में, प्लस IG इंटू G इक्वल टू 0। फिर से बैलेंसिंग कंडीशन IG इक्वल टू 0 रख दो। जब यहाँ वैल्यू रखोगे तो माइनस ऑफ I1 इंटू R2, और ये आएगा I माइनस I1 इंटू R4। IG 0 0 आ गया। डिवाइड कर दो 1 और 2 को। चलो भाई डिवाइड करो, देखो बैलेंसिंग कंडीशन आती है या नहीं आती। 1 और 2 को डिवाइड करिए और देखिए बैलेंसिंग कंडीशन मिल रही है या नहीं मिल रही। और हम अगर IG 0 नहीं होता तो बैलेंस्ड ही नहीं था, फिर तो बैलेंसिंग कंडीशन आती ही नहीं। फिर तो सॉल्व करने का वही तरीका था जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में करा था, R इक्विवेलेंट के लिए E/I लिया। ये सब होगा ही तब जब ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ब्रिज बैलेंस नहीं होगा तो ये इक्वेशन कभी नहीं आएगी। ये इक्वेशन आएगी ही तब जब ब्रिज बैलेंस लगेगा। डिवाइड जब आप करोगे, so you will get I minus I1 multiplied by R3 is I1 R1, I minus I1 into R4 is I1 R2, I1 से I1, I minus I1 से I minus I1, so R3 by R4 is R1 by R2। तो ये सिंपल सी बैलेंसिंग कंडीशन है। डिराइव करने के लिए कई बार आया, 3 मार्कर आ जाता है कि किरचॉफ लॉ यूज कर व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन निकालो। तो R1 by R2 is R3 by R4 का क्या मतलब है? ब्रिज बैलेंस है, इस गिल्वानोमीटर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, फिफ्थ रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा, और सर्किट में जिस रजिस्टर में करंट ना जाए वो रजिस्टर सर्किट में कोई काम नहीं करेगा। अब इतना लिख लिया तुम सबने, तो बताओ मुझे, रब करूंगा? और जिसने नहीं लिखा है वो पहले बताए।
ईशान, खुरम, अरमान, माज, शिबा। चलिए इसको रब कर रहा हूँ फिर। नेक्स्ट है एक बेसिक सा क्वेश्चन, देखो जरा, देखो तुमसे होता है। बहुत इजी सर्किट दे रहा हूँ मैं आपको। मैं इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दूंगा। जैद का आंसर आया बस। करो, बाकी लोग भी कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। हबीब का आया, जितिन का आया, तीनों का अलग अलग आ रहा है आंसर। जैद का आंसर सही है बस। शिबा, समीम। देखो ये जो एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, वो उन 3 घंटे का नहीं होता है रिजल्ट, वो तो पूरे साल की कहानी होती है। वही जो आप अभी कर रहे हैं क्लास में, यही आपका रिजल्ट है। ये बता देगा आप नेक्स्ट, जब मार्च मई में या जुलाई में रिजल्ट आएगा, उसमें मार्क्स कितने होंगे, तो आपकी यहाँ क्लास की परफॉर्मेंस बता देगी। वो एक दिन का नहीं, पूरे साल का टेस्ट होता है। शिबा का सही आंसर। और ट्राई नहीं करते बाकी लोग, तो बैठे रहते हैं। रेहान, नीतीश। मैं तो कहता ही नहीं कि सही आना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करो। निशान, जैद, जैद का तो आ गया। अमार। ये जो कल रिजल्ट आया था ना, कई ऐसे थे जो आज तक रो रहे हैं, अभी तक रो रहे हैं, उनके अभी तक फोन आ रहे हैं कि अब क्या करें। और आप में से कई ऐसे हैं जो इसीलिए होते हैं कि पूरे साल कोशिश करेंगे नहीं, फिर आखिर में जाके रोते हैं जब रिजल्ट बिगड़ जाता है। जब आपसे आज नहीं हो रहा, तो आप 6 महीने के बाद कैसे कर जाओगे? आज आप कोशिश नहीं कर रहे। देखो जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये रहा R1। इसीलिए सिलेबस इतना स्लो करा है, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा दी है, बैच की स्पीड बहुत कम कर दी है पिछले साल। जितना मैं आज 4 क्लासेस में करा रहा हूँ, उतना तो पिछले साल तक मैं 2 क्लास में खत्म करता था, वीक में 2 क्लासेस होती थी। फिर भी नहीं सीख के दे रहे। देखो, अभी सिस्टम में ना कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल है, सॉल्वेबल ही नहीं।
पहले चेक करो ये बैलेंस्ड है या नहीं। R1 by R2, it's 2 by 4, 1 by 2. R3 by R4, 1 by 2. So R1 by R2 का रेशियो R3 by R4 के इक्वल है, तो ब्रिज बैलेंस। ब्रिज बैलेंस अगर ये रेशियो सेम है दैट मीन्स ब्रिज बैलेंस। अब अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो आप इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आप हटा दो बीच वाला रजिस्टर। फोर ओम, 1 ओम, 2। अब जब ब्रिज बैलेंस्ड है ना, इसका मतलब है इस R5 में कोई करंट नहीं जाएगा। ये तो सीखा था, जब किसी रजिस्टर में करंट ही नहीं जा रहा उसे हटा दो। अब ये सिंपल सा सर्किट हो गया। R1 R2 देखो सीरीज में, R3 R4 सीरीज में। R1 R2 सीरीज में तो R12 हो गया। R12 हो गया 2 + 4 विच इज 6 ओम। R3 4 हो गया, इट्स 1 + 2 इज 3 ओम। जो R इक्विवेलेंट है वो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, R12 into R34 by R12 plus R34। R12 is 6, R34 is 3, it's 6 plus 3, 18 by 9। तो ये फायदा होता है बैलेंस्ड होने का कि बैलेंस्ड है तो इसको हटा दो बीच में से। इसको जैसे ही हटाया सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। अगर इसे नहीं हटाओगे इट्स अ वेरी टफ सर्किट, बहुत टफ हो जाएगा इसे सॉल्व करना। ये समझ में आया ना? फिर देखते हैं इसको और कितना मॉडिफाई किया जा सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या क्या और मॉडिफिकेशंस आती हैं। अनबैलेंस्ड के केस में आपको किरचॉफ लॉ सिखाया था प्रांजल, किरचॉफ लॉ से सॉल्व हो। अनबैलेंस्ड के केस में किरचॉफ लॉ से सॉल्व, अगर अनबैलेंस्ड है तो ऐसे नहीं हो सकता। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लास्ट न्यूमेरिकल में दिया था, पलट के देखो इससे पहले जो कराया था मैंने आपको, उसमें अनबैलेंस्ड था इसीलिए लिख दिया था अनबैलेंस्ड। हाँ, किरचॉफ लॉ से जो सॉल्व किया था लिख दिया था मैंने ऊपर की अनबैलेंस्ड। अब नेक्स्ट देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो सेम सर्किट मैंने आपको दिया था ये कई फॉर्म्स में आता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज में पहला तो आप जो यूजुअल व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसे ले लो। दिस इज R1, R2, R3, R4, R5।
इसे ए कह दिया, इसे पॉइंट बी कह दिया, इसे पॉइंट सी कह दिया और ये पॉइंट डी। तो ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट को आप कई तरह से ड्रॉ कर सकते हो, उसी को कहते हैं डिफरेंट फॉर्म्स। कई तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हो। हाँ शिवा, कई नए बच्चे हैं तो मुझे एक बार डिस्कस करना होगा, जो कैपेसिटर में कराया था उसे एक बार, तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। सो इसमें ये जो कर्व, ये जो वायर्स है ना, इन वायर्स को स्ट्रेट कर कर इस सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है। वायर्स को अगर मैं स्ट्रेट कर दूं तो सर्किट्स को ऐसे बनाया जा सकता है। दिस इज R1, R2, R3, R5, सेल से कनेक्ट। पॉइंट्स के नाम वही है, ये ए है, ये बी है, ये सी और ये। सेटअप सेम। ए और बी के बीच में R1 था, ए और बी के बीच में R1 है, बी और सी के बीच में R2 था, बी और सी के बीच में R2 है। सेम सेटअप। आप इसी सर्किट को और तरह से बना सकते हैं। जो स्ट्रेट वायर्स है इन्हें थोड़ा कर्व कर दो, ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट सी हो जाएगा, ये पॉइंट डी हो जाएगा और यहाँ आप सेल कनेक्ट कर दो। इसे आप R1 कह दीजिए, इसे आप R2 कह दीजिए, इसे आप R3 कह दीजिए, इसे आप R4 कह दो, ये आपका R5। सेम सर्किट है, वायर्स को बस घुमा फिरा के बनाना। इसे बनाने का देखो, एक इतना लिख लो, फिर और फॉर्म्स हैं इसकी। एग्जाम में किसी भी फॉर्म में दे सकता है आप, इन सब में से किसी भी फॉर्म के अंदर आपको ये सर्किट दे सकता है। जब इतना हो जाए तो बताइए मुझे, इसे रब करते हैं। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड किया करो। आमिर, हाँ, इन की वजह से एक यूनिवर्सल फॉर्म क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते? आमिर, यूनिवर्सल फॉर्म तो यही है। न्यूमेरिकल जब देता है ना तो टफ बनाने के लिए बिगाड़ देता है। आमिर, यूनिवर्सल फॉर्म तो यही है, तो न्यूमेरिकल जब देगा ना तो टफ करने के लिए बिगाड़ देता है शक्ल। वही आपका काम होता है आइडेंटिफाई करना कि एग्जैक्ट फॉर्म होना। चलो, और फॉर्म्स देखिए, और कैसे कैसे आप व्हीटस्टोन ब्रिज बना सकते हो। सब एक ही सर्किट है। ये जो पॉइंट डी है ना, आप ऐसा कर सकते हो, इस डी पॉइंट को ऊपर ले जाओ थोड़ा, तो ये सर्किट ऐसे दिखने लगता है। दिस इज R1, दिस इज R2, R5, R3, R4 और ये सेल लगा दिया। सेम सर्किट है, बस पॉइंट को थोड़ा ऊपर ले गया। इस पॉइंट को ए कह दिया, इसे बी कह दिया, ये सी हो गया और ये डी। सेम सर्किट, कोई फर्क नहीं इसमें। इसी को एक और तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में कोई भी आ जाता है तो सॉल्व करने का तरीका वही होगा जो लास्ट न्यूमेरिकल में कराया था। अच्छा यार, अब ये फॉर्म्स हो नहीं पाएंगे, आज इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री क्लास का टाइम हो जाता है, आप लोगों को गैप नहीं मिल पाता। लिखिए लिखिए, इतना लिखिए।
ये फॉर्म्स ड्रॉ करिए। दो फॉर्म्स और हैं प्रांजल, दो और फॉर्म्स। देखो फॉर्म्स तो बहुत हो सकती हैं, तुम खुद बना सकते हो कई फॉर्म्स, घुमाना ही तो है, वायर को घुमा फिरा के कुछ लगा दो। लेकिन जो अब तक आ चुकी है मुझे वो याद है, जो एग्जाम्स में आ चुकी है, तो वो सारा मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। नीतीश अगर शिफ्ट करना है कल आ जाओ, कल आ जाओ, सेम मीटिंग आईडी सेम टाइम, वेडनेसडे 4 PM आ जाओ, सेम मीटिंग आईडी सेम टाइम। हाँ जितिन, सेम। चलिए इतना सबने लिख लिया, इसे रब करते हैं, आज यहीं छोड़ते हैं इसको, फिर हम थर्सडे कंटिन्यू करेंगे, थर्सडे इसको कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं छोड़ते हैं। ओके जितिन।